गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हर चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक। टोटल 8 डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पहली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये डेरिवेशन क्या बोलती है कि भैया दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट किए गए हैं विथ सम डिस्टेंस r, और ये दोनों चार्जेस को हम लोगों ने पॉजिटिव लेना है, और चूंकि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं सो दे आर रिपेलिंग ईच अदर विद द फोर्स F12, राइट। एंड यहाँ पर फोर्स लग रही है भैया F21, एंड जो इनके पोजीशन वेक्टर्स होंगे दैट विल बी लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोगों को फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। F21 वेक्टर, F21 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में आएगी इसकी डायरेक्शन दैट इज R12 कैप। उसी तरीके से F12 वेक्टर क्या है? दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप। ओके, now we know very well that R12 और R21 की जो डायरेक्शन है that is opposite to each other. They are equal but that is opposite to each other. So it means मैं यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगाकर F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 लिख सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्क में आ सकती है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक field at an axial point of a dipole. डायपोल क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2d. 2d इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और ये पॉजिटिव चार्ज को प्लस q लिया जा सकता है एंड नेगेटिव चार्ज भी उसके बराबर ही होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ये डायपोल लिया है इस तरीके से -q एंड +q, और इनके बीच में डिस्टेंस जो रखा है दैट इज 2a। और यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ। ओके, और यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आती है? सो वी नो जो प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा? दैट विल बी लाइक दिस, E प्लस Q, और P पॉइंट पे माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? समथिंग लाइक दैट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट P कितना होना चाहिए बच्चों? हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर लिखना भूलना नहीं है। -q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्टेंसेस हम लोगों को लेनी है। सेंटर से लेके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो लिया जा रहा है r, और P पॉइंट से लेके जो हमारा प्लस Q चार्ज है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? दैट शुड बी r minus a. Why? Because this distance is a, this distance is a.
Okay, so now let us come back to the electric field due to minus q charge at point P, that is minus q upon 4 pi epsilon naught, और यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से लेके P पॉइंट तक का, दैट इज r प्लस ए की पावर होल स्क्वायर। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शन मेंशन करना डायपोल मोमेंट की, दैट विल बी, साथ में डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन लिखना नहीं भूलना है। ओके, नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो भैया प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप, और इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स राइट। बच्चों दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट जो हैं, सो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ई वेक्टर के ऊपर, ई एक्सियल, तो दैट विल बी ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। और हमारा प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हम लोगों को आंसर मिलेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड यस डायरेक्शन लिखना नहीं भूलना है। इफ़ यू ऑल दिस मल्टीप्लाई दिस होल पार्ट ना, इसको एलसीएम वगैरह लेकर आर प्लस ए का होल स्क्वायर इस तरफ ले जाओ, मतलब इफ़ यू सॉल्व ऑल दिस पार्ट यू विल एंड अप गेटिंग आंसर 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड p डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन। ओके, नाउ व्हाट इम्पोर्टेंट हियर इज q, और डायपोल मोमेंट हम लोगों को पता है क्या होता है, q इंटू टू है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये जो 4a है इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू टू है, राइट। तो 2a और q को इकट्ठा करो, आपका डायपोल मोमेंट आ जाएगा, और ये 2 जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर हमारा लास्ट में रह जाएगा r, राइट, और नीचे चीज़ें आएंगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड p कैप। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन a हो जाए तो a स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और हमारी e वेक्टर एक्सियल की जो रिलेशन बनेगी दैट विल बी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और p का कैप। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। नाउ द नेक्स्ट third very important derivation is electric field at equatorial point of a dipole का condition number 1, charges should be same and of opposite polarity and these two are separated by the distance 2a, और हमने इसके इक्वेटर पे एक पॉइंट P लिया है, और P पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस 2 चार्जेस हम लोग इन्फ्लुएंस जानेंगे कि क्या हो सकता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक हेयर, इट इज पॉइंट O, और हम लोग माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बच्चों किस डायरेक्शन में होगी, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू, एंड प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। ऑल राइट, सो दिस इज E वेक्टर प्लस क्यू, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा दैट विल गिव यू E वेक्टर इक्वेटोरियल। ओके, सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस, बट हाउ टू कैलकुलेट इट इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। तो बच्चों सबसे पहले तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी या क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आया, देखो यहाँ पर ये हाफ डिस्टेंस है ओ पॉइंट तक, राइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मैंने आर लिया है, तो पाइथागोरस लगाओ तो ये आंसर आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट होगा। और चूंकि हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पर नीचे रिलेशन हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इसकी डायरेक्शन को कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो डायरेक्शंस के लिए हम लोग को थोड़ा लिबलिंग करनी पड़ेगी, ए बी और ये पी पॉइंट हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करूँगी तो दैट विल बी डायरेक्टेड
directed along BP, along BP. Okay, now coming to my E minus Q part, E vector minus Q part, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड अलोंग पी ए, डायरेक्टेड अलोंग पी ए. सो नाउ हमने इंडिविजुअल तो निकाल लिया, बट नाउ व्हाट इम्पोर्टेंट इज वी शुड नो कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं. देखो बच्चों, वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि ई एक्सिल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ई एक्सिल का कौन सा कंपोनेंट ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो दैट इज ई कॉस थीटा कंपोनेंट, राइट. उसी तरीके से ये आपका माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसकी भी कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में. सो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी, चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो वी विल ऐड बोथ द कंपोनेंट्स. माइनस बिकॉज ऑफ माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की वजह से कॉस थीटा, प्लस क्यू की वजह से कॉस थीटा और आपका पी कैप. ओके, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा -2e minus q cos theta p cap. We know very well that minus q is equal to plus q, so we put all the values. E minus q की वैल्यू हम लोगों ने अभी ढूंढी 1/4 pi epsilon naught, that q, right, upon r square plus a square. Now important thing is what is cos theta here. cos theta अगर आप ट्राइंगल देखें तो cos theta is a upon आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, और साथ में डायरेक्शन मेंशन करना नहीं भूलना है. सो ई वेक्टर इक्वेटोरियल विल बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट आपका ये 2 क्यू ए, ये क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड किसका, डायपोल मोमेंट का, और साथ में आगे कैप, और नीचे आपका रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. ऑल राइट, ओके. सो हमारा ये रिलेशन क्या बन के निकलता है, दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली अगर r इज ग्रेटर देन a, तो you विल गेट p कैप, और ये रह जाएगा आपका r का क्यूब इफ वी इग्नोर a स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द point which is situated at equatorial point on the dipole. The next derivation which is important is the torque. Torque on a dipole, torque on the dipole in a uniform electric field. Very 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 important derivation. इसमें क्या करना है बच्चों, आपको पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और उसमें जो है आपका रखा गया है डाइपोल -q + q, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो फोर्स -q को लग रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज -qe. जो +q को force लग रही है, that is +qe, and both the charges of the dipole are separated by the angle, by the distance 2a. Okay, so now in which direction torque will take place. देखो torque क्या होता है, torque होता है p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर. यहाँ हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ है, मतलब आपका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. तो टॉर्क आपका यहाँ पर थर्ड डायरेक्शन में लगेगा. रिजल्टेंट जो है यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी गिवन बाय विच लॉ, राइट हैंड स्क्रू रूल. अगर हम यहाँ पे एफ वेक्टर टोटल की बात करें कि इस डायपोल के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, दैट विल बी +qe -qe, दैट इज इक्वल टू
ज़ीरो, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो लगेगी. फोर्स exerted will cancel out each other and your dipole will start rotating. अगर टॉर्क का p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर का रिलेशन देखा जाए तो टॉर्क इज बेसिकली व्हाट, दैट इज इट कुड बी ईदर फोर्स, राइट, either force into the perpendicular distance between the two forces, perpendicular distance between two forces. और यहाँ पर क्यू ई हम जैसे कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा. ऑल राइट, दिस से सी डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2a साइन थीटा. तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 2a साइन थीटा. ऑल राइट, और अब हम लोग इसको चेंज करेंगे. हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, q को एक तरफ रख लो, 2a को साथ में ले आओ और ये रहेगा आपका e साइन थीटा. q इंटू 2a को हम लोग p लिख सकते हैं एंड दिस इज p e साइन थीटा. सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर. सो दिस इज द relation for the torque acting on the dipole in uniform electric field. ओके, अगर हम किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर आपका जो डायपोल है दैट विल रोटेट एज वेल एज इट विल मूव इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑल्सो. ओके, कमिंग टू द गॉस थ्योरम. वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2 मार्कर क्वेश्चन. 2 मार्क में ये डेरिवेशन जो है वो आती है और गॉस थ्योरम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये बताती क्या है. इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. ये बच्चों इसकी डेरिवेशन है और इसका मैथमेटिकली अगर प्रूफ करना हो तो दिस इज हाउ it is represented. E vector dot ds vector is equal to q upon epsilon naught surface integral. अब अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं और इसके ऊपर एक छोटा सा मैं सेगमेंट ले लेती हूँ, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है. चूँकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो इसके सेंटर में हम लोगों ने रखा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम इट होगा इस डायरेक्शन में. ओके, और ये जो मैंने गोला बनाया है दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस. लिखेंगे कैसे, हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर ड्यू टू चार्ज. और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा आर के बराबर है फ्रॉम द सेंटर. ओके, और के क्यू बाई आर स्क्वायर. नाउ वी नो कि ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, राइट. और हमारा जो फ्लक्स वेक्टर है, मतलब फ्लक्स कितना पास हो रहा है डी एस वेक्टर में, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर दैट इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 और कॉस 0 होता है हमारा 1. सो दिस इज ई टी एस. अब अगर यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ इंटीग्रेट करने के बाद, बिकॉज दिस इज फॉर द स्मॉल पार्ट. इफ यू want to find out the total flux you need to integrate it E जो है for this whole closed surface. so यहाँ पर E into total area of sphere आएगा,
और हमने k की वैल्यू को निकाला है k क्यूब बाई आर स्क्वायर। टोटल जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपका कट जाएगा और k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इंटू क्यू। तो ये फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट। सो ये फाई ई का हमारा रिलेशन आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉसियन थ्योरम। अच्छा, अब यहाँ पर एक और एंगल से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ फॉर फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से आप जो है कूलम्स लॉ ड्राइव करें। कूलम्स लॉ वी नो दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। और हमारी गॉस थ्योरम क्या बोलती है फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये डिराइव करना है फ्रॉम दिस, ओके। सो इफ यू सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, अगेन एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए और इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर अगेन एक छोटा सा सेगमेंट लीजिए जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, राइट, और इसका जो है ds वेक्टर दिस वे, ओके। और इसका जो सरफेस है दैट इज r, ओके। अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि इस छोटे से सेगमेंट में कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है, तो आई नीड टू राइट डाउन दिस वे e वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड दिस इज eds cos 0 हमारा जो है वो 1 होता है और टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी, अगर मैं इंटीग्रेशन के बाद इसको देखूं तो हमारा क्या आंसर होगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज़ करती हूँ तो गॉस थ्योरम तो बच्चों ये बोलती है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को करूँगी कंपेयर और मेरा रिलेशन सब काटा पीटा करने के बाद आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं अगर यहाँ पे ये ढूंढूं कि फोर्स कितनी लग रही है ऑन द पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज मैं Q नॉट ले लेती हूँ, इफ प्लेस्ड ऑन सरफेस S, देन आपका F का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू Q नॉट E एंड इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू यहाँ से आप उठाए और आपका Q नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस प्रूव्स द कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। इट इज quite easy and yet very important. Okay, here I go with the next derivation. Next derivation है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged wire, ठीक है, infinitely long चार्ज्ड वायर। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, एक वायर लेनी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आपको दिखा देने हैं कि दिस इज पॉजिटिव चार्जेस और इसके अराउंड हम लोगों ने जो है एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है एंड वी नो कि ये जो गॉसियन सरफेस की शेप बनेगी वो सिलेंड्रिकल बनेगी और इस गॉसियन सरफेस में हम लोगों ने अलग अलग एरियाज ले लेने हैं S1, S2 और यहाँ पर हमारा S3। वी नो वेरी वेल S1 जो हमारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया है जो S1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन।
ओके, S2 में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन ds वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर रहेगी। और S3 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन ds वेक्टर की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी, सो 90 डिग्री। Now what important here is to find out the total flux passing through the infinitely long wire. So what I need to calculate is the total फ्लक्स। तो उसके लिए हम लोगों को तीनों सेक्शन S1 E1 वेक्टर E वेक्टर डॉट दिस इज DS1, दिस इज DS3 एंड दिस इज DS2। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम सारे सेक्टर्स का जो है फ्लक्स इंडिविजुअली देखेंगे कि क्या आएगा, और ये हम लोगों का बनेगा वेक्टर्स डालना भूलना नहीं है। सो वैल्यूज पुट करो, डॉट प्रोडक्ट को खोलो, EDS 1 cos 0, और ये हो जाएगा आपका EDS 2 cos 90, राइट। और ये हमारा S3 है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा EDS 3 cos 90 एंड दिस इज S3। बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और आपके पास cos 0 की वैल्यू 1 होती है। E को हम बाहर निकालेंगे और ये हमारा इकलौता DS1 बचेगा। और हमें पता है कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर एल। सो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू को Q बाय एप्सिलॉन नॉट अगर लिखा जाए, और यहाँ एक और चीज़ Q इज इक्वल टू लेमडा L लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो यहाँ पर अगर Q की वैल्यू में लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं इक्वेट कर रही हूँ E इंटू 2 पाई आर एल के साथ, तो मेरा फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ओके, चलो नेक्स्ट इज द शीट। अगर आपके पास एक शीट दी गई है और उसको मैं एज यूजुअल पॉजिटिवली चार्ज ले लेती हूँ, और पिछले में क्या था, वायर थी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपका प्लेन है, तो प्लेन का क्या होगा, प्लेन की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ओके, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, एक सेक्शन में ऐसा लूँगी जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ और इसके पीछे वाला भी फेस अवेलेबल है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा दैट विल आल्सो हैव द शेप ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रंट फेस। ये फ्रंट फेस है, दिस इज द फ्रंट फेस, और ये इसके बैक फेस का, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स विल बी फ्रॉम द फ्रंट फेस एंड फ्रॉम द बैक फेस। सो दिस आई कैन राइट डाउन, अगर मैं इसका एरिया ए ले लेती हूँ, राइट, तो हमें पता है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 0 है। सो डायरेक्टली आई कैन राइट डाउन EA प्लस EA, दिस इज 2EA, एंड जो सिग्मा होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, बिकॉज ये शीट है तो शीट की तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, एंड Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अच्छा, फाई जो होता है ना बच्चों, वो तो हमें गॉस बताता है कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सो आई कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ फाई एज 2EA, राइट, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब आप ये दो इक्वेशन ले लो, इन दोनों को कंपेयर कर दो। Q में वैल्यू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, A के साथ A का DQ, एंड यू गेट द आंसर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। और इस डेरिवेशन से हमें ये पता चलता है कि E जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R से ये इंडिपेंडेंट है। ओके, here I go with the next derivation, and it is the last derivation and very important derivation, that is the electric field due to uniformly charged thin spherical shell.
शेल, बिल्कुल जी। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक शेल लेना है, ये आपका शेल हो गया, है ना। और शेल के अंदर भी आप लोगों ने एक शेल, और इस शेल को दिया गया है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। शेल की जब भी डेरिवेशन करेंगे तो हमारे तीन केस बनेंगे। तीन केसेस में एक तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, ये ओ पॉइंट ले लो, और इस शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले लो। गॉसियन सरफेस इनसाइड द शेल के लिए मैं स्मॉल आर ले रही हूँ। अगर मैं गॉसियन सरफेस जो थर्ड केस हम बना के चल सकते हैं कि आउटसाइड द शेल, तो उसके लिए भी मेरा जो डिस्टेंस है वो मैं आर लेती हूँ। लेट अस सॉल्व दिस। यहाँ पर भी बच्चों सिग्मा का यूज़ किया जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, और पहला केस ले रही हूँ इफ़ माई पॉइंट इज़ लाइंग आउटसाइड द शेल, मतलब पी पॉइंट हम बच्चों बाहर ले चुकी हूँ और पी लाइज आउटसाइड द शेल, पी लाइज आउटसाइड द शेल। ओके, अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि पी अगर बाहर है तो टोटल अंदर कितना चार्ज है। देखो आपका अभी शेल एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, तो हम ये बोलेंगे कि टोटल चार्ज इनसाइड द शेल इज दैट इज क्यू, ओके। और हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सो Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और फाई जो हम लोग यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और हमारे गॉस भाई साहब भी बोलते हैं कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, और इन दोनों इक्वेशंस को किया जाएगा कंपेयर। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वी एंड अप गेटिंग Q अपॉन 4 pi r square epsilon naught. This is the electric field outside the shell. Outside the shell. Now coming to the next part. When your P lies on the spherical shell. भैया वो स्फीयर के ऊपर ही खड़ा है, ठीक है, स्फेरिकल शेल। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट वही लगेगा। आपको गॉस थ्योरम तो लगानी है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और हमारा यहाँ पे R जो है वो हम स्फीयर का ही रेडियस आ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द स्फीयर। सो दिस इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वी कैन कंपेयर इट विथ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। So E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square, and E is equal to टंटना Q क्या होता है, Q is equal to, देखो sigma is equal to Q by A, so Q is equal to sigma into A. So we are going to put the values. E is equal to Q की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा की फॉर्म में, अगर लिखना हो तो सिग्मा इंटू A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बच्चों A क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द शेल। 4 पाई के साथ 4 पाई कटा, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कटा। ओ माय गॉड, वी एंडेड अप गेटिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा बाय epsilon naught, and this formula is for what, when P is lying on the surface of the spherical shell. Okay, अगर मेरा point P when P is inside, आपका जो शेल के अंदर ही चला गया है, P is inside the spherical shell, तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा 0। क्यों क्यों क्यों, बिकॉज फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। ओके, और फाई जो हमारे गॉस भाई साहब हैं उन्होंने बोला है कि ये भैया Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो Q है वो तो 0 है, क्योंकि कैसे था, आपका सारा का सारा चार्ज तो स्फीयर के ऊपर था, स्फेरिकल शेल के ऊपर था, और गॉसियन सरफेस आपने अंदर ड्रॉ किया, तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो इसलिए Q की वैल्यू 0 हो गई, और ये वाले टर्म आपकी पूरी की पूरी 0 हो गई। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज इक्वल टू 0। सो अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने एग्जाम में नहीं भूलनी है, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे ही आप शेल के अंदर हैं तो वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 है,
अगर मैं ये शेल कंसिडर कर लेती हूँ, ये मेरा स्फेरिकल शेल है, तो इनसाइड तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। अगर मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में, और या डिस्टेंस कितना हम बाहर जाते जा रहे हैं स्फीयर से, तो स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही है ना। और एट द स्फेरिकल शेल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज मैक्स। ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी से वो उसका जो इफेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज यू कैन से कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे आप स्फीयर से दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बच्चों कम होती चली जाएगी विद द रिलेशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशंस ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार इसको प्रैक्टिस करो, बार बार इस वीडियो को देखो और पढ़ाई करो। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।